Hi, welcome back. So today in this video we are going to discuss next category of ICD-10, which is F80 to F89, which is disorders of psychological development. So last के कुछ videos में we have been discussing about all the categories that are mentioned in ICD-10. So if you haven't checked out those videos, I would request you कि आप इस पेज के डिकोडिंग ICD के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए. वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे we have earlier discussed till F70 to F79 disorders. So in this video we are going to discuss the disorders of psychological development. सो ये जो कैटेगरी है ये कवर करती है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को विच आर अफेक्टिंग स्पीच, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स, लर्निंग और ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को. सो ये डिसऑर्डर्स जनरली इनका ऑनसेट अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है और सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है डेली फंक्शनिंग को. डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. सो फर्स्ट इज F80. F80 जो है वो बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज. सो बेसिकली ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक चाइल्ड की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस या फिर यूज़ लैंग्वेज प्रॉपरली. ये जो प्रॉब्लम्स हैं दीज आर नॉट ड्यू टू एनी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या कोई हियरिंग प्रॉब्लम, बट ये एबिलिटीज़ जो हैं बच्चे की अफेक्ट हो रही हैं. तो इसमें F80.0 जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस करता है अबाउट स्पेसिफिक स्पीच आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर. यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किसी साउंड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, करेक्टली प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है. दिस इज़ द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. F80.1 इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, जहाँ पर है बेसिकली प्रॉब्लम्स विथ वर्बल एक्सप्रेशन, बट जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन जो वर्बल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पर बेसिकली एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर इसको हम क्लासीफाई करते हैं. अगेन ICD को आप रेफ़र करिए, वहाँ पर आपको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी which will discuss this in a more detailed format. But through this video my motive is just to explain you the very basic idea behind the classification. So F80.2 is receptive language disorder, जो कि है डिफ़िकल्टी स्पोकन लैंग्वेज को समझने में. तो ये बेसिकली रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में जाता है. F80.3 इज़ अक्वायर्ड अफेजिया विद एपिलेप्सी, यानी कि यहाँ पर जो प्रीवियसली लैंग्वेज स्किल्स थी जो डेवलप हो चुकी थी, अब वो उनका लॉस हो चुका है, वो नहीं है ड्यू टू एपिलेप्सी. Now next is F81, which is specific developmental disorders of scholastic skills. So ये disorders जो है चाइल्ड की जो लर्न करने की या एकेडमिक टास्क जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, ये जो परफॉर्म करने के टास्क को एबिलिटी होती है उसको इम्पैक्ट करती है. ये किसी भी जनरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से नहीं है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि दीज आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू एनी जनरल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. F81.0 इज़ स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर, जिसको हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं. यहाँ पे स्ट्रगल है इन रीडिंग फ्लुएंटली, स्पेलिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है. F81.1 इज़ स्पेसिफिक स्पेलिंग डिसऑर्डर, यानी कि डिफ़िकल्टी होती है स्पेलिंग में डिस्पाइट जो नॉर्मल रीडिंग एबिलिटी है उसके अलावा स्पेलिंग्स में डिफ़िकल्टी आ रही है. F81.2 इज़ अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक स्किल्स, जिसको हम डिसकैल्कुलिया भी बोलते हैं, यानी कि नंबर्स को समझने में, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में प्रॉब्लम आ रही है. F81.3 इज़ मिक्स डिसऑर्डर ऑफ स्कोलास्टिक स्किल्स, यानी कि मल्टीपल एरियाज़ जो हैं, रीडिंग की एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, मैथ्स की एबिलिटी, ये सारे एरियाज़ में डिफ़िकल्टी देखने को अगर मिल रही है, मल्टीपल एरियाज़ में है, तो दिस विल बी कैटेगराइज्ड अंडर एज F81.3. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है F82, दैट इज़ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ मोटर फंक्शन, यानी कि डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं या डिस्प्रैक्सिया भी कह सकते हैं.
इसमें चिल्ड्रन जो ऐसी कंडीशन है जिनका पुअर कोऑर्डिनेशन है, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, उनकी इन इन चीज़ों की वजह से देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन टास्क्स लाइक राइटिंग या फिर सिजर्स यूज़ करना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सारे टास्क्स में प्रॉब्लम आ रही है पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन की वजह से, पुअर मोटर स्किल्स की वजह से। नेक्स्ट इज F83 विच इज़ मिक्स्ड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। सो ये डायग्नोसिस तब यूज़ किया जाता है व्हेन अ चिल्ड्रन इज़ हैविंग मल्टीपल डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट्स। अब वो स्पीच के एरिया में है, लर्निंग में है, मोटर कोऑर्डिनेशन में है, तो अगर इन सारी चीज़ों में हमें इम्पेयरमेंट्स देखने को मिल रहे हैं मल्टीपल एरियाज में और किसी एक सिंगल कैटेगरी में नहीं फिट हो पा रहा है, देन वी गो फॉर दिस डायग्नोसिस। नेक्स्ट इज F84 विच इज़ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये डिसऑर्डर बेसिकली अफेक्ट कर रहा है सोशल इंटरेक्शन को, कम्युनिकेशन को, बिहेवियर को। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली 3 साल से पहले अपीयर होने लग जाते हैं। F84.0 इज़ चाइल्डहुड ऑटिज्म, यानी कि सिग्निफिकेंट एम्पेयरमेंट है सोशल स्किल्स में, कम्युनिकेशन में, और बिहेवियर जो है वो हमें रेपिटेटिव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज F84.1 विच इज़ अ टिपिकल ऑटिज्म, यानी कि ये ऑटिज्म से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑनसेट जो है वो काफ़ी लेट है, सिम्टम्स थोड़े माइल्डर लेवल के हैं। F84.2 इज़ रेट सिंड्रोम, ये जनरली गर्ल्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है, गर्ल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे मोटर कोऑर्डिनेशन का लॉस हो चुका है, कम्युनिकेशन स्किल्स का लॉस हो जा रहा है। F84.3 इज़ अदर चाइल्डहुड डिसजेनरेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम हेलर सिंड्रोम भी कहते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसमें आगे चल करके सिवियर रिग्रेशन देखने को मिलता है बच्चे की स्किल्स में, बच्चे की एबिलिटीज़ में। F84.5 इज़ एस्पर्जर सिंड्रोम, यहाँ पे डिफ़िकल्टी है सोशल इंटरेक्शन में, बिहेवियर बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, लेकिन जो नॉर्मल लैंग्वेज है बच्चे की, नॉर्मल इंटेलिजेंस का लेवल है वो इंटैक्ट है। F84.9 इज़ परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज़ अनस्पेसिफाइड। तो अगेन अगर सिम्टम्स नीटली क्लासीफाई नहीं हो रहे, नीटली फिट नहीं कर रहे हैं सब कैटेगरीज में, देन वी विल गो फॉर F84.9। नेक्स्ट आता है F88 विच इज़ अदर डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर जो भी रेयर अनस्पेसिफाइड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें एक हमें कॉग्निटिव लेवल पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सोशल एबिलिटीज़ में इफेक्ट है, अगेन दे आर नॉट फिटिंग एनी अदर कैटेगरी, दैट इज़ वाई वी विल कीप इट अंडर एज F88। नाउ कम F89 विच इज़ अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका डायग्नोसिस तब यूज़ किया जाता है व्हेन देयर इज़ अ क्लियर डेवलपमेंटल डिले, बट वी आर नॉट एबल टू क्लासीफाई, वी कैन नॉट क्लासीफाई इट अंडर द स्पेसिफिक डायग्नोसिस, दैट इज़ वाई वी विल गो फॉर F89। अच्छा, तो अभी सिम्टम्स को थोड़ा और क्लियरली टच अपॉन करते हैं हम विद दिस स्टोरी। सो वेलकम बैक टू ब्रेन विले, which is again a land of unique minds. So there's this lively town जहाँ पे जो भी residents हैं they are representing a different aspect of the mind, एक ऐसा social group which are facing challenges related to their psychological development. So we'll get to meet them. Now in this village there is this street which is F80 जो कि है speech language learners की। यहाँ पे यू विल मीट लियो द लॉस्ट वर्ड्स, जो कि स्ट्रगल कर रहा है खुद को एक्सप्रेस करने में, उसका स्पीच आर्टिकुलेशन अनक्लियर है, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है उसे दूसरों को समझने में, दूसरों को खुद को समझाने में, उसके स्पीच आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट दिस पर्सन इज़ एली द एको, जो कि सब चीज़ें तो समझ पाती है, बट व्हेन शी ट्राइज टू स्पीक द वर्ड्स जस्ट कैन नॉट कम आउट राइट। तो वो समझ तो पा रही है बट शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। मीन वाइल रियली द रिपीटर इज समवन हु डज नॉट ऑलवेज ग्रास्प, जब भी कोई दूसरा कोई बात बोलता है तो वो उसे ग्रास्प भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है। So these people are definitely someone who are facing this ability of speech and language. Now next is F81, which are the
which is the street of struggling scholars. ब्रेन विले के स्कूल में देयर इज डैनी डिसलेक्सिया, जिसको रीडिंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग लगती है, लेटर्स उसे ऐसा लगता है कि डांस कर रहे हैं पेज पे. देयर इज सिंडी द काउंटर कन्फ्यूज्ड, हु इज स्ट्रगलिंग विद नंबर्स, मैथ्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है. एंड देन देयर इज सैमी द स्क्रिबलर, जिसको ट्रबल है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है स्पेलिंग्स के साथ, लिखने में, राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. So these people are someone who will be under FAT. Next we have the clumsy movers, यानी कि प्लेग्राउंड पे अगर हम देखने जाते हैं तो मैक्स द मूवर इज समवन हु इज ट्राइंग टू कीप अप विद अदर किड्स. उसका कोऑर्डिनेशन ऑफ है, रनिंग, जंपिंग, इवन पेंसिल से लिखने में भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. दिस वॉज समथिंग डिस्पैक्सिया, so this will come under as FAT2. देन देर इज़ मियर द मिक्सड अप माइंड. अब यहाँ पे लिटिल बिट प्रॉब्लम उसको हर चीज़ में हो रही है, लैंग्वेज में भी है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी देखने को मिल रही हैं, थोड़े बहुत कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी हैं, जिसकी वजह से उसकी जर्नी और ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है. दिस इज समथिंग FAT3, विच इज़ मिक्सड कैटेगरी. नेक्स्ट वी हैव FAT4. बेसिकली क्वाइट कॉर्नर में ब्रेन विले के देयर इज दिस एंडी द एनालाइजर, जो कि एनालाइज कर रहा है लोगों को, बट दूसरों के क्यूज़ हमेशा नहीं समझ पाता, सोशल क्यूज़ समझने में प्रॉब्लम होती है. उसका एक ऐसा रूटीन है जो वो हमेशा प्रेफर करता है उस रूटीन को फॉलो करना. बहुत ज़्यादा बड़े गैदरिंग्स में, बहुत क्राउड एरिया में नहीं जाना चाहता है. देन देर इज़ ऑली द ऑब्जर्वर, जो कि सिमिलर है बट उसका डेवलप मतलब स्पीच जो है वो नॉर्मली डेवलप हुआ, बट आगे चल करके सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. मीनवाइल रीना द रिग्रेशन was someone who was developing like any other child. उसका ग्रोथ बिल्कुल, डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, until she suddenly started losing skills जो कि पहले उसके पास थी. This is something which is autism spectrum, so this will be as FAT4. Finally, there are people who are having challenges but they are not able to fit in a single box, like Zain the zero label. So basically they are having clear signs कि उनको developmental struggles हो रहे हैं, but we cannot pinpoint any exact problem what is going on. So this could be under FAT9, which is unspecified, FAT8 or FAT9, which is unidentified learners or unspecified learners. So through this story, I hope I was able to make a point which helped you to visualize all these symptoms and understand the category in a better way. So that's all for this video. Again, I'll suggest you कि this video is just for the basics, just for building a foundation, just to understand the basic idea behind the classification. That is my motto behind decoding ICD-10. So I hope I was able to make myself clear. If there is any doubt or any point of discussion, comment section is open for you. You can write down below, and you can check the description box for study material as well. In the next video we are going to discuss the next category. So for this time, thank you so much for watching this video. Please do subscribe.